नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। ईरान के बारे में बात करेंगे, ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सीधे ईरान से। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित है एक छोटा शहर खुम। उस खुम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद आकिफ जैदी साहब। और जैदी साहब का पहले बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि भई वो ऐसे जंग के वक़्त में हमारे साथ जुड़े और वहाँ के बारे में हमको बताने के लिए इन्होंने वक़्त निकाला। जैदी साहब, बहुत-बहुत स्वागत है सर, इस्तकबाल, खुशामदीद आपका। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे निमंत्रण दिया और ये दावत दी कि मैं आकर इस अहम मौके पर, इन अहम अय्याम में आपके दर्शकों के सामने कुछ अहम बातों को और हकीकतों को रख सकूँ इंशाअल्लाह। जी, जी, बताइए। तो जैदी साहब, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा, भई युद्ध चल रहा है वहाँ पर और चारों तरफ से गोला-बारूद, गोलियाँ, ऊपर से बम गिर रहे हैं। आप इतनी शांति के साथ बैठे हुए हैं, ये कैसे? देखिए, उसकी वजह ये है कि 2 वजह हैं। एक तो ये कि जो शायद कुछ दर्शकों के ज़हन में जो तसव्वुर है कि ईरान में बहुत बर्बादी हो गई है, तो वो तसव्वुर इतना सही नहीं है। ईरान बहुत बड़ा देश है। ईरान का जो साइज़ और रक़बा है वो भारत के आधे के बराबर है। भारत तो ख़ैर बहुत ही बड़ा देश है। बहुत बड़ा देश है ये। तो इसमें बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों शहर हैं। 31 तो इसमें राष्ट्र पाए जाते हैं। इन राष्ट्रों में, शहरों में अक्सर ऐसे राष्ट्र शहर हैं कि जहाँ पर जंग वैसी कोई ख़ास शदीद नहीं हो रही है। 2 जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमले होते आए हैं जंग के शुरू से। एक का नाम है तेहरान यानी यहाँ की राजधानी और दूसरा है खलीज की खाड़ी, जो खाड़ी का इलाका है, पर्शियन गल्फ का इलाका, उसके किनारे जो बाज़ शहर हैं, जो एकदम नज़दीक हैं अमरीकी अड्डों के, जो यूएई में, सऊदी में वगैरह में अमरीकी अड्डे उनके बहुत नज़दीक हैं, वहाँ जो है ज़्यादा हमला है। हत्ता तेहरान जिसमें सबसे ज़्यादा हमला हुआ है, तेहरान से लोग आते-जाते रहते हैं, जैसे आपने कहा क़ुम नज़दीक है, हत्ता डेली अप एंड डाउन करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो वो जो तेहरान की भी जो बात बता रहे हैं, वो डेली जो तेहरान में पार्क हैं, लोग एक सुबह एक एक ए ए वहाँ एक पर सेकंड, एक अ, सेकंड, ज़क जैदी साहब, इंटरनेट बीच में इंटरप्ट हो गया था, इस बात को दोबारा बोल देंगे प्लीज़? हाँ, कहाँ से मैं दोबारा बोलूँ? आप बता रहे थे तेहरान के बारे में कि वहाँ कैसे चल रहा है नवरोज़ की बात और ये सब आप बता रहे थे। इनको अगर दोबारा से बता दें हमें, जी, जी। थोड़ा-सा मैं इंटरप्ट हाँ, हो गया। तो तेहरान की बात मैं करता हूँ। तो तेहरान जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा धमाके हुए, सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पर किया गया है। तेहरान में भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो तकरीबन नॉर्मल चल रही है। जो लोग रोज़ाना भी आते-जाते हैं, उनसे मेरी बातचीत रहती है। तेहरान में दिन में बाज़ारें खुली हैं, ट्रैफ़िक है, कहीं पर बिजली, पानी, गैस कहीं कटी हुई नहीं है। हाँ, थोड़ी-थोड़ी देर से शायद दूर कोई धमाका सुनाई दे, थोड़ा-सा कहीं से धुआँ उठता हुआ नज़र आए। लेकिन सवा करोड़ की आबादी का शहर है, बहुत फैला हुआ बड़ा शहर है, तो आम तौर पर लोगों की ज़िंदगी चल रही है और रात को तो ख़ैर एक अजब ही रौनक होती है, क्योंकि तेहरान में भी रात को फिर मिलियंस की तादाद में लोग निकलते हैं, जो हर रात प्रदर्शन होता है। इस जंग में हर रात प्रदर्शन है, इस सपोर्ट करने के लिए अपनी हुकूमत को, अपनी आर्मी को। तो तेहरान जहाँ इतना सब कुछ है, वहाँ पर लाइफ़ जो है वो तकरीबन नॉर्मल, मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जंग है तो कुछ न कुछ तो प्रभाव होता है जंग का, लेकिन तकरीबन नॉर्मल चल रही है। और बहुत सारे दूसरे शहर, जैसे जिसमें मैं रहता हूँ या ज़्यादातर शहर, ये ऐसे शहर हैं कि जिसमें हफ़्ते में 1 बार कहीं धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ शहर ऐसे हैं जो ज़रा इराक, इसराइल से और अमरीकी अड्डों से दूर हैं, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के नज़दीक के शहर हैं, वहाँ तो 1 महीना गुज़र गया, 1 धमाका नहीं हुआ है। तो ईरान में जंग चल रही है, जो दुश्मन है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ईरान इतना बड़ा देश है, इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो ख़ास प्रभावित नहीं हुए। दूसरा इसमें किरदार है ईरानी जनता का जो रवैया है, जो जिसके बारे में आप और आपके दर्शकों तक अब तक जो है वो सूचना पहुँच चुकी है। इतना जज़्बा है, इतनी हिम्मत है, इतना मुकाबला करने का इरादा है कि वो कह रहे हैं कि भाई जो भी हो जाए, हम टेंशन नहीं लेंगे। ना हम जाएँगे बाज़ार में जाके पैनिक में कोई चीज़ खरीदेंगे,
ना हम अगर हमारे घूमने का टाइम है, सुबह पार्क में एक्सरसाइज करने का टाइम है, हम एक्सरसाइज करने भी जाएँगे। ये खुद मुकाबले का हिस्सा है। हम दिखाएँगे कि अपनी ज़िंदगी को हम वैसे ही शांति से नॉर्मल तरीके से गुज़ारेंगे बगैर घबराए हुए। ये खुद हम इस तरह से मदद कर रहे हैं पूरे देश की कि वो मुकाबला कर सके। तो ईरान का बड़ा साइज़ और यहाँ की जनता का जो रवैया है, उसका जो ईमान है और उसका जो जज़्बा है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर यहाँ की ज़िंदगी को तकरीबन नॉर्मल बरकरार किए हुए। बाज़ार में किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, बल्कि हैरत होगी आपके पास दर्शकों को जानकर कि बाज़ खाने-पीने की चीज़ें तो इस जंग में और सस्ती हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लाई का और ख़्याल रखा। एक्सपोर्ट थोड़े कम हुए, तो उसकी वजह से यहाँ पर फ़ायदा भी हुआ है बाज़ार में और खाने-पीने का सामान और सस्ता हो रहा है। किसी चीज़ की शॉर्टेज फ़िलहाल नहीं है। तो इन वजूहात की बिना से आप देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर दूसरे जो आम लोग रहते हैं, मैं तो ख़ैर भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ यहाँ, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान रहता हूँ, तो मेरी भी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल ही चल रही है इनकी तरह से। जैदी साहब ये बताइए, नॉर्मल आप बता रहे हैं, लोगों को ज़ाहिर है इस बारे में खूब चर्चा होती होगी कि युद्ध चल रहा है, उसका असरात भी दिखते होंगे। लेकिन सामान्य जीवन फिर भी कैसे जी पा रहे हैं? मतलब क्या स्कूल भी खुलते हैं, कॉलेज भी खुलते हैं, लोग दफ्तरों में भी जाते हैं, दुकानें खुलते हैं, इतना सामान्य चल रहा है क्या? देखिए, मैंने कहा कि तकरीबन नॉर्मल है, यानी पूरी तरह तो सामान्य नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है जंग चल रही है। क्या फ़र्क है? एक तो सबका सब खबरों में, समाचार में इसको फ़ॉलो कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या होने वाला है। लोग सबके एक एक अ, एक न्यूज़ का विषय है, आपस में गुफ्तगू और बातचीत का विषय है, जो जंग जब नहीं थी तो ये विषय नहीं था। दूसरी बात ये है, स्कूल ऑनलाइन हो गए, क्योंकि हुँ, स्कूल को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका का, इसराइल का ये हमेशा से तरीका है कि वो सिविलियन मैसेकर, जेनोसाइड वग़ैरह पे ख़ास वो ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं। वो उनका एक ख़ास स्ट्रैटेजी होती है। जंग के पहले ही दिन 170 वो बच्चे जो मारे गए, वो बच्चियों के स्कूल पर जो हमला हुआ, डबल हमला हुआ वो भी। तो उसकी वजह से स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो उसकी वजह से हाँ, वो वाला नॉर्मल हिस्सा कि रोज़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह दोपहर में लौट रहे हैं, वो नहीं है। हुँ। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वो अलग-अलग पैटर्न पर हैं। कुछ ऑनलाइन चल रही हैं, कुछ जो है वो ऑनलाइन नहीं है। डिपेंड करता है कि वो हर इंस्टीट्यूशन अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से वो खुद डिसाइड कर रहा है। ऑफ़िसेज़ में हर सिटी में अलग पॉलिसी है। प्राइवेट सेक्टर को तो आज़ाद छोड़ दिया है, वो जो चाहे करे। गवर्नमेंट के जो ऑफ़िसेज़ हैं, उन्हीं ने पॉलिसी अपनी बनाई है। जहाँ पर ज़्यादा हमले का खतरा है, वहाँ पर उन्हीं ने कहा है कि बहुत से बहुत 20% 30% स्टाफ आएगा। जहाँ पर कम खतरा है, वहाँ 50% 70% 80% स्टाफ आएगा। बैंक ब्रांचेज़ कुछ जगह पे फिर रोटेशनल बेसिस पर है। अगर एक बैंक की एक सिटी में, एक शहर में 100 ब्रांच है, आज 30 खुलेंगी, कल 30 दूसरी खुलेंगी, परसों 30 और खुलेंगी। इस तरह रोटेशन करके ब्रांचेज़ को भी थोड़ा-सा मैनेज किया जा रहा है। वैसे भी बैंकिंग यहाँ तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होती है, तो ब्रांच में जाने का इतना वैसे भी ज़रूरत होती नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है कि जिसके नतीजे में मैंने कहा कि तकरीबन सामान्य अंदाज से यहाँ पर ज़िंदगी चल रही है। गर्चे ठीक है। हाँ, जंग है, लोगों को पता है और मिसाइल दिखाई देता है, धमाके की आवाज़ आती है। दुश्मन का भेजे वाला मिसाइल भी दिखाई देता है। यहाँ से जो रोज़ाना जा रहे हैं, मिसाइल जा रहे हैं यहाँ से, ड्रोन्स जा रहे हैं, वो भी उड़ जाते हुए नज़र आते हैं। जो ईरान अमरीकी बेसिस पर इसराइल पर मार रहा है वगैरह, वो भी यहाँ की जनता देखती रहती है। तो ये सब भी है और ज़िंदगी भी अपने तौर पर चल रही है। बड़ी दिलचस्प बात है, मई के पहले हफ्ते में, अभी आ रहा है, अभी अप्रैल का महीना है, 1 महीने बाद, यहाँ पूरे देश में चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे देश में एक ही दिन, एक ही साथ चुनाव होने जा रहे हैं। इनका ऐलान हो चुका था जंग से पहले। दोबारा ऐलान हो गया कि ये चुनाव अपनी ही डेट पर होने वाले हैं। ये किस चीज़ के चुनाव हैं? ये हैं सेल्फ गवर्नमेंट के, यानी पंचायत के, नगर पालिका, लोकल। नगर निगम वगैरह के। ओह! लोग तो एक ही दिन में पूरे देश में होने वाले हैं। कहा है कि नहीं, डेट इसकी नहीं, अभी तक तो ये गवर्नमेंट ने क्लियरली रिपीट किया है कि कोई डेट में, शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है। तो अब आहिस्ते-आहिस्ते वो चुनाव में जो प्रचार का जो माहौल होता है, वो भी अब थोड़े दिन में बनना शुरू होगा कि चुनाव का प्रचार चलेगा। तो ज़िंदगी चल रही है यहाँ पर, जंग भी लड़ दी जा रही है, मुकाबला भी चल रहा है और ज़िंदगी भी चल रही है। ठीक है। तो अब ये बताइए, एक बात मैं युद्ध की पूछूँ, फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं। ये जो खबरें हमारे तक पहुँच रही हैं कि भई एक पायलट जो गिर गए थे वहाँ पे अमेरिका के,
उनको अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है। इस बारे में ईरान में क्या समाचार है सर? अभी तक जो एक तो बात ये है कि शरण जी के जितनी रुचि वेस्ट की वजह से दुनिया के मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में इस टॉपिक को लेकर है, उतनी ज़्यादा रुचि का यहाँ पर ये मौज़ू नहीं है। उसकी वजह ये है कि ठीक है, जंग चल रही है, जंग में अमेरिका के इतने फौजी मारे गए अभी तक, एक और भी मर गया या पकड़ा गया, तो ठीक है, है कुछ हद तक उसकी अहमियत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इतना ज़्यादा इस पर ईरान में बातचीत हो। लेकिन है, इस पर बातचीत है। अभी तक जो मुझे खबर है ईरानी मीडिया में कि वो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मिला नहीं है, उसको ढूँढा जा रहा है, अभी तक ईरानी मीडिया में भी उसके मिल जाने की कोई सूचना नहीं दी गई है। तो या तो वो मिला नहीं है अभी तक, उसका अगर वो मर गया है तो उसका शव भी नहीं मिला है अभी तक, या हो सकता है मिला हो, लेकिन किसी स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ की फ़ौज उस खबर को फ़िलहाल अनाउंस नहीं करना चाह रही है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अभी तक यहाँ पर उसके मिलने की, ज़िंदा या मुर्दा उसके मिलने की अभी फ़िलहाल कोई खबर नहीं है। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन वो चीज़ जो ज़्यादा दिलचस्प है और आपके दर्शकों के लिए वो काफ़ी ये दिलचस्प बात रहेगी कि यहाँ कल यहाँ के फ़ोर्सेज़ ने, यहाँ के आईआरजीसी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो इराक से आए थे यहाँ ढूँढने के लिए, क्योंकि ये सब बॉर्डर एरिया के पास ही हुआ है। वहाँ से आए थे बॉर्डर क्रॉस करके ईरानी एयर स्पेस में ढूँढने के लिए इस पायलट को, और दोनों डैमेज होके वापस गए यहाँ से। हुँ। आईआरजीसी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने उनको नहीं मारा। उनको जो जो भी चीज़ उन्हें लगी और काला धुआँ निकल रहा था, वेस्टर्न मीडिया ने भी इसको कवर किया कि वो डैमेज होके यहाँ से गए। कहने लगे कि आम जनता ने उनको मारा, क्योंकि यहाँ बहुत वीडियोज़ चल रहे हैं कि उस इलाके की रहने वाली जो आम जनता है, उनके पास जो आम हथियार थे, जो शिकार के लिए यूज़ होते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की बड़ी-बड़ी बंदूकें, उसको लेकर पीछे पड़ गए थे आम जनता। पूरी-पूरी फैमिली बच्चों को लेके, बच्चे कारतूस हाथ में लेकर जा रहे हैं और उनके जो बच्चों का बाप है वो बंदूक लेके जो है खेतों में निकल रहा है ताकि वो हेलीकॉप्टर को मारे। आम लोग, इतना उन लोगों ने मारा, इतना मारा कि कुछ लगा उन उस हेलीकॉप्टर को, और वो डैमेज होके, क्योंकि काफ़ी नीचे उड़ रहे थे, ढूँढ रहे थे ज़ाहिर है ना वो पायलट को, तो कुछ लगा और वो पब्लिक की फायरिंग से डैमेज होकर गए, और आईआरजीसी ने शुक्रिया अदा किया है उस इलाके की जनता का और कहा है कि आपने बहुत बड़ा साथ दिया, और ये भी मैसेज दे दिया अमेरिका को, देखिए आप लड़ रहे हैं हमसे और आप सोचते हैं कि या पूछते हैं कि ईरान के पास कितने फौजी हैं, इतने लाख हैं, उतने लाख हैं, तो इस वाक़ये से आप समझ लीजिए कि ईरान की जितनी जनता है, हत्ता उसके बच्चे भी जो कारतूस लेकर अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे, ये सब हमारी फ़ौज का हिस्सा है। अब आगे आप सोच लीजिए कि आपको अभी सरेंडर करना है या बाद में सरेंडर करना है। तो इस किस्म का बयान दिया। राइट। अब हम लोग बात करते हैं ज़ैदी साहब, कल्चरल, है ना? युद्ध की बात तो आपने सही बोली कि युद्ध की बात तो दुनिया कर रही है, युद्ध हम लोग शांति की थोड़ी-सी बात करते हैं। बिल्कुल सही। ये बताइए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे तक जो ये सूचनाएँ पहुँची हैं कि भई बहुत ही बैकवर्ड सा कंट्री है ईरान तो, और ज़्यादा वहाँ पर तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अब आपने हमको थोड़ा-सा असमंजस में डाल दिया ये कह के कि भई आप लोगों का तो ज़्यादातर जो काम-काज होता है बैंक में वो ऑनलाइन ही होता है। तो हमारे यहाँ तो स्कैनर है, हम लोग तो ₹10 स्कैन करते हैं और भेज देते हैं ये मोबाइल से। आप लोगों के पास ये सुविधा है क्या? एक। दूसरा, हमारा पास जीमेल है, जो कि अमेरिका से चलता है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है। ये सब आपके पास तो नहीं होगा, आप तो लड़ाई करते रहे अमेरिका के साथ, आपके ऊपर सैंक्शंस भी हैं। फिर आप लोग का काम कैसे चलता है? ऑनलाइन स्कूल कर दिए तो ऑनलाइन कैसे होगा स्कूल? हमारा तो ऑनलाइन ज़ूम से चल जाता है सर। आप लोग के पास है क्या ये सुविधाएँ? ये थोड़ा हमको समझा दीजिए, कन्फ्यूजन बड़ा हो रहा है यहाँ। जी, शरण जी, अच्छा सवाल है। देखिए, जब से इस्लामी क्रांति आई 1979 में, जिस वक़्त इस्लामी क्रांति आई 1979 में, ईरान एक पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि इनडायरेक्ट साम्राज्य और कोलोनियलिज़्म का शिकार था। हमारे भारत में तो हमें डायरेक्ट कोलोनियलिज़्म झेलना पड़ा। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। एक बादशाह था, ऑन पेपर ईरान आज़ाद था, लेकिन एक्चुअली पहले ब्रिटिश के कंट्रोल में था सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के कंट्रोल में था। जब 1979 में क्रांति आई तो यहाँ पर स्वतंत्रता हासिल हुई, यानी इंडिया के मुकाबले में
32 साल के बाद वो स्वतंत्रता हासिल हुई ईरान में। और बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था उस जमाने में, चाहे लिटरेसी हो, चाहे बहुत कम थी, बहुत कम लोगों को लिखना पढ़ना आता था, बहुत कम लोग उस जमाने में यूनिवर्सिटी में 1 लाख स्टूडेंट्स होते थे पूरे देश में। मैन्युफैक्चरिंग नाम की कोई चीज नहीं थी इस देश में, बस तेल निकालो और बेचो, और निकालता और बेचता कौन था? यही ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज को तेल निकालना और बेचना भी खुद ईरानी नहीं कर पाते थे। ये जो तेल तेल पर चलने वाली इकोनॉमी थी, वो भी उनके कंट्रोल में थी। और ये फिर इस्लामी क्रांति आती है और उसके बाद फिर जंग होती है 8 साल वगैरह वगैरह। और 47 साल हो गए हैं कि अमेरिका से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मुकाबला चल रहा है। वो जो 8 साल की जंग भी है जो, और कहा जाता है इराक के साथ है, लेकिन ईरान में उसको ईरान इराक की जंग नहीं कहा जाता है। ईरान में उसको कहा जाता है दुनिया ने जब हम पर हमला किया था 8 साल हमसे लड़े। क्यों? क्योंकि इराक सद्दाम के पीछे अमेरिका, नेटो, यूरोप, ये जो खाड़ी के देश, और उस जमाने में यूएसएसआर था, वो भी सब के सब जो थे वो सद्दाम को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो कहते हैं हमने तो पूरी दुनिया से मुकाबला किया, 8 साल मुकाबला किया और वो हमें हरा नहीं सके। हाँ, सही बात है कि बड़ी जीत भी नहीं हासिल हुई जैसे अभी इस जंग में हासिल होने जा रही है, लेकिन हरा भी नहीं सके। उस ज़माने में हम भी कमज़ोर थे, नया-नया मामला था। हम टिक गए, बड़ी बात थी। इस बार हमारी कामयाबी टिकना नहीं है, इस बार हमारी कामयाबी शिकस्त देना है दुश्मन। इस 47 साल के सैंक्शंस के दौर में सारी दुनिया कहती है सैंक्शन से बहुत नुकसान हुआ ईरान को। लेकिन ईरानी कहते हैं कि हमको सैंक्शन में बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि सैंक्शंस की वजह से तकलीफ हुई, लेकिन हम मजबूर हुए कि अपनी टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप करें। अब आप जो आईटी की बात कर रहे हैं, ईरान के अंदर हर आईटी के हर ऐप के लिए, अब आप ज़ूम का नाम ले रहे हैं तो ईरान के अंदर एक और नाम से ईरानी ऐप है। आप जीमेल का नाम लें तो यहाँ पर लोकल ईमेल है। आप मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप हमारे इंडिया में बहुत चलता है, तो यहाँ तो 8-10 ऐसे हैं जो उसकी जगह यूज़ किए जा सकते हैं। बैंकिंग का सब लोकल ऐप है। टैक्सी बुलाना है, खाना ऑर्डर करना है, एक से ज़्यादा ऐप्स उसके लिए अवेलेबल हैं। सब लोकल ऐप्स हैं, लोकली डेवलप्ड हैं, सर्वर उनका यहीं पर अंदर है, और जंग होती है तो बाहर के सर्वर से कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो इसलिए इस वक़्त आम ईरानी व्हाट्सएप, जीमेल, ज़ूम वगैरह जो जंग से पहले था वो भी यूज़ कर सकता था, अब जंग के बाद से नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले से ही उसके बाद उसके पास ईरानी अल्टरनेटिव्स यूज़ है जो जिनको भी वो यूज़ कर रहा था। अब जंग के बाद और ज़्यादा वो यूज़ हो रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर तो सब चल रहा है। जब यहाँ पर स्कूल का ये ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, तो यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने कितने सालों से एक पूरा ऑनलाइन ऐप बना के रखा है स्कूलों के लिए। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग-अलग ऐप्स हैं। उसमें जो है ऑनलाइन टीचिंग है, वीडियो है, ऑडियो है, उसमें होमवर्क अपलोड हो सकता है, सब कुछ उसके अंदर होने का सिस्टम मौजूद है। तो ये पहले से ये सिस्टम है। वजह उसकी क्या है शिवरन जी? के इस 1979 की क्रांति के बाद से इस पूरी सोसाइटी ने प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का रास्ता इख्तियार किया। ये किसी एक दो लीडर की बात नहीं है, सिर्फ फौज का काम नहीं है, पूरी सोसाइटी जो है वो रेजिस्टेंस के रास्ते पर है। जिस तरह से फिलिस्तीनी, अभी गज्जा ने दिखाया, पूरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का रास्ता इख्तियार किए हुए, तभी तो इतनी बर्बादी के बाद जो है वो अभी तक टिके हुए। घर बर्बाद हो गया, इतने बच्चे मारे गए, लेकिन घुटने नहीं टेके अभी तक इसराइल अमेरिका के सामने फिलिस्तीन के लोगों ने। ये जज्बा इससे ज्यादा मिकदार में यहाँ ईरान में पाया जाता है। तो इसीलिए हर चीज में ऑल्टरनेटिव डेवलप किया गया। सैंक्शंस जितने बढ़ते गए, तकलीफ होती गई, लेकिन फायदा भी तो देखिए सैंक्शंस का कितना हुआ, कि आज ये जंग हो रही है, कोई भी आप पूरे दुनिया से इंटरनेट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन लाइफ पर कोई प्रभाव इस एतबार से नहीं पड़ा है कि इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। हत्ता यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का सिस्टम है, वो पहले दिन से ऐसे बनाया गया है कि बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कहीं पर वो ट्रांसफार्मर को या जनरेटिंग प्लांट को मारते हैं, जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है ईरान का, जो सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रहा है, वो भी 2-2.5% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं। यानी इतना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। जहां पर अभी बमबारी कहीं होती है, जो टीम्स हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर इंटरेस्टिंग है, ईरान दुनिया में रिकॉर्ड होल्डर है
कहीं पर अगर हमला होता है तो एम्बुलेंस पहुंचने में, रेड क्रॉस पहुंचने में उसका एवरेज फिगर है 4 मिनट, 4 मिनट में पहुंच जाती है। दुनिया के किसी अच्छा। देश में इतना कम फिगर नहीं है। तो ये सब चीजें ये अभी नहीं हुई है, ये 47 साल से पूरी सोसाइटी ने क्योंकि रेजिस्टेंस का रास्ता इख्तियार किया है। तो वो चाहे सिविलियन कोई काम हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आईटी हो, एप्लीकेशन हो, या फिर जो ये चीजें आजकल मशहूर है, मिसाइल, ड्रोन वगैरह, वो तो सब देख ही रही है दुनिया, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। ये सब लोकली डेवलप किया, और ऐसा डेवलप किया कि कुछ भी हो जाए यहाँ काम चलता रहेगा, किसी और पर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो रेजिस्ट कर रहा है, दुनिया के सुपर पावर का मुकाबला कर रहा है, और वो जानता है कि एक ना एक दिन दुनिया का सुपर पावर ये अपना मुखौटा उतार के, नकाब उतार के आएगा जेनोसाइड करने के लिए, उसका मुकाबला करना है। कभी ना कभी वो दिन आएगा, और वो आ गया 2026 में, हो सकता है 2030 में आता है, 2035 में आता है, लेकिन कभी ना कभी तो आना था। ईरान को ये पता था, तो उसी एतबार से वो तैयारी भी कर रहा था कि जब वो दिन आएगा, जब वो जंग थोपी जाएगी, तो उस वक्त फिर टिकने वाली बात नहीं है, उस वक्त उस दुश्मन के घुटने टिकवाने की बात है, और वही किया जा रहा है इस वक्त। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मुझे थोड़ा सा इंटरनेट वाली तो बताइए सर, ये जीमेल वीमेल आप लोगों ने कैसे बनाई? आप लोग इतने कैसे साइंस में आगे हो गए? थोड़ा सा ये तो बताइए। भाई अगर हम लोग तो कोई जीमेल भी, ही नहीं। इंडिया इंडिया तो अभी भी बहुत सारा हमारा जीमेल पे डेटा है, हम लोग उस पे काफी डिपेंडेंट हैं। अभी ऑल्टरनेट कर हाँ, रही है सरकार। आप लोगों ने और इतने ये पहले ही ईज़ाद कर लिए, तो ये थोड़ा बताइए ना, कैसे आप लोगों की साइंस इतनी उम्दा कैसे हो गई? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय होने, हिंदुस्तानी होने के एतबार से मेरे लिए भी हमेशा से ही चिंता का विषय है कि हम लोग इतना ज्यादा, यानी हमारे गवर्नमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट का कितना काम व्हाट्सएप पर चल रहा है, कितना जो है डेटा वो जो है वो गूगल ड्राइव पर है, कितना ये सब है। ये कितना बड़ा जो है सिक्योरिटी रिस्क है कि एक देश जो अभी खुलकर तो दुश्मन नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बदमाश देश, उसके आपने हाथ में हम लोगों ने इतना सब कुछ देकर रखा है इसी आईटी के फील्ड में। वाकई एक, जबकि हम आईटी सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो आईटी सुपर पावर का क्या नतीजा हुआ है, ये वाकई एक सवाल है, एक अलग विषय है, लेकिन इस पर चिंतित होने की जरूरत है भारतीय होने के एतबार से। यहाँ पर क्यों, कैसे हुआ? सबसे पहले तो देखिए, जैसे मैंने कहा, इरादा, इरादा सबसे अहम है कि भाई प्रतिरोध और रेजिस्टेंस है रास्ता, पूरा विजन है प्रतिरोध और रेजिस्टेंस। जितने बदमाश, जितने बुलीज, जितने गुंडे हैं दुनिया के, सबके मुकाबले में खड़े रहना है, और खड़े रहना पहला मरहला है। आगे के मरहले में जाके उनको बैठा देना है, यानी उनको शिकस्त देना है, और अब वो मरहला अब शुरू हो रहा है। तो एक तो इरादा है, लेकिन इरादे के आगे उस पर अमल भी तो करना होता है। इंसान के पास बहुत अच्छे अच्छे नेक इरादे होते हैं, लेकिन अमल नहीं करता। हम लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, उस पर अमल नहीं करते। कमाल तो हुआ कि जब इंसान अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर अमल करे, और यहाँ अमल हुआ, और इन्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्टेम में जिसको कहा जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह की इस फील्ड्स में बहुत इन्वेस्ट किया। यहाँ तक कि इसका सामने आया है कि वो जो पीरियड रहा है 21st सेंचुरी जब से शुरू हुआ है, तो इतनी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स हैं कि जिसके अंदर ये आप देखेंगे, हत्ता यूएस गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट्स, बाद में मैं लिंक वगैरह आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कि जो कह रही है 2010 की रिपोर्ट, 2012 की रिपोर्ट, 16 की रिपोर्ट, कह रही है कि ईरान साइंटिफिक आउटपुट, यानी नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जो साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जो हाईली क्वालिफाइड जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं वगैरह, उसका जो आउटपुट में ग्रोथ है, यानी पहले के मुकाबले में जो ग्रोथ है, वो दुनिया में नंबर 1 है। अगर 10-20 साल के पीरियड को एग्जामिन किया तो नहीं देखा, चाइना में उसी पीरियड में 3 गुना ग्रोथ आया, ईरान में 10 गुना ग्रोथ आया उसी पीरियड में, साइंटिफिक पेपर्स के आउटपुट में। साइंटिफिक जब पेपर का आउटपुट हो रहा है, यानी पीछे इतना रिसर्च चल रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में, तब जाके इतना आउटपुट दिया जा रहा है। तो काम हुआ, गवर्नमेंट ने आकर उसमें इन्वेस्ट किया, जनता ने आकर उसमें किरदार अदा किया। यहाँ पर अच्छे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो हाई रैंकिंग है, वो दुनिया में रैंक रखती हैं, और उनके जो छात्र हैं और स्टूडेंट हैं,
उनमें एक बहुत बड़ी तादाद वो यहीं रहना पसंद करती है। वो इस चक्कर में नहीं है कि ये हो जाए तो हम निकल जाएँगे फलाँ देश में और फलाँ हम सिलिकॉन वैली पहुँच जाएँगे वहाँ, और फिर सिलिकॉन वैली में कोई बड़ा जो है सीईओ बन जाता है, तो हम भारतीय खुश होते हैं, समझते हैं कि पता नहीं हमारी क्या खामी है भई। वो भई वो हमारा जो टैलेंटेड आदमी है वो उनके काम आ रहा है, उसमें हमें खुश होना चाहिए। ये तो वहाँ पर तो बल्कि मेरे ख़्याल से तो वहाँ पर अफ़सोस का मक़ाम है। बहरहाल वो चीज़ यहाँ भी एक हद तक है, लेकिन कम। यहाँ ज़्यादा इस पर है कि भई जब हमने रेज़िस्टेंस का रास्ता लिया है, तो यहाँ रुक कर टिक कर रेज़िस्टेंस होगा। यहाँ पर 31 से ज़्यादा बड़े टेक पार्क्स हैं। अच्छा। तकरीबन 4000 की संख्या में यहाँ पर हाई-टेक नॉलेज बेस्ड कंपनीज़ हैं इन टेक पार्क्स में, कि जो अलग-अलग फ़ील्ड्स में, कोई मेडिसिन में, कोई जो है वो आईटी में, कोई हो सकता है एआई में, मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बाज़ कुछ मिलिट्री से भी एसोसिएटेड फ़ील्ड्स हैं वगैरह। 4000 ऑफ़िशियली डेज़िग्नेटेड ये नॉलेज बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो हाई-टेक एकदम काम कर रही हैं इन टेक्नोलॉजी पार्क्स में। तो ये सब यहाँ पर होता गया है, एकदम से नहीं हुआ है, डेकेड से चलता आ रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया ने पर्दा डाल कर रखा है सबकी आँखों पर, ईरान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाती है बाहर। ईरान में कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कोई आने-जाने पर पाबंदी नहीं है। अभी 1 साल पहले तक तो इंडियंस के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं थी। विदाउट वीज़ा आ सकते थे इंडियन, और अभी भी कई देश हैं जो बगैर वीज़ा के आ सकते हैं। वीज़ा अब लेना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ईज़िली मिल जाता है वीज़ा। तो कोई पाबंदी नहीं थी आने-जाने में। लेकिन जो आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, ये इमेज के एक ईस्टर्न कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री, और वो भी जो जिसके लीडर जो है वो मुल्ला लोग हैं, मौलाना लोग हैं, वो तो डेफ़िनिटली बैकवर्ड ही होगी ना। ये ये तो हमारे ये दिमाग में तो है ये बात। जी, जी। मुझे पता है, सबके दिमाग में ये तकरीबन है। तो इसलिए इतना आसान है आना-जाना, इतना आसान है इन्फॉर्मेशन सही हासिल करना, लेकिन हम लोगों को कोई ज़रूरत, दुनिया में ज़्यादातर लोगों को कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है हमें तो पता है ईरान के बारे में, एक बैकवर्ड देश है, अपनी जनता पर ज़ुल्म करने वाला देश है, सैंक्शंस में है, वहाँ पता नहीं खाने-पीने को भी सही से मिलता है कि नहीं मिलता है। जबकि 20-30 साल से वो चल रहा है, ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पर जो एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूँ, एवरेज जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ यहाँ पर है, वो भारत से बहुत बेहतर है। मिसाल के तौर पर, यहाँ पर आम ईरानी के लिए एजुकेशन फ्री है। हर अच्छा। सिटी में स्कूलों की रैंकिंग होती है कि सबसे टॉप स्कूल क्या है। हर सिटी का जो टॉप स्कूल्स होते हैं, वो सब गवर्नमेंट स्कूल होते हैं यहाँ पे। प्राइवेट स्कूल भी बहुत हैं यहाँ, लेकिन वो अच्छा। टॉप रैंक में नहीं आ पाते। गवर्नमेंट स्कूल होता है सबसे टॉप रैंकिंग, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है उसमें दाखिले के लिए। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी सब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी होती है, और तकरीबन फ्री है, हत्ता यूनिवर्सिटी भी तकरीबन फ्री है, स्कूल तो है ही फ्री। हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर तकरीबन पूरे पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, कि जो अभी भी हम लोग भारत में अभी कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है और दुआ है कि उसमें हमको कामयाबी मिले। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस है, लोगों के लिए अवेलेबल है। सोशल सिक्योरिटी वगैरह ये सब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल है। तो वो जो आम क्वालिटी ऑफ लाइफ़ होती है, एक आम आदमी के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल की है। आपके दर्शकों ने सुना होगा, एक चीज़ होती है एचडीआई, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक रैंकिंग है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी उसको प्रोवाइड करती है। 0 से लेकर 1 तक की रैंकिंग होती है, और फिर कंट्रीज़ की कैटेगरीज़ बनाई जाती है, मीडियम डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह, कि जिसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इस तरह से 3-4 फैक्टर्स को देखा जाता है, और उसमें इनकम भी देखा जाता है। उस सबको मिला के एक कंबाइंड एक इंडेक्स, एक फिगर निकलता है। तो ईरान इस रैंकिंग में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है, और हमें उम्मीद है कि हमारा देश भी उस कैटेगरी में पहुंचेगा। फिलहाल हमारा देश को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग में रखा गया है। ईरान सालों से हाई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में है। और भी दिलचस्प बात, इसमें जो रैंकिंग इम्प्रूव होती है, कंट्रीज की कुछ रैंकिंग ऊपर जाती है ओवर द इयर्स, और फिर कुछ की गिरती है वगैरह। तो जो रैंकिंग के इम्प्रूवमेंट को अगर देखा गया है, तो पिछले 20-30 साल के डेटा में अलग-अलग कंट्रीज की जो रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, तो सेकंड हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट ईरान का है। दुनिया के तमाम देशों में
रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट वो इस तरह से है कि सेकंड हाईएस्ट है। मैंने बताया भी थोड़े मिनट पहले कि जब क्रांति हुई थी, आजादी 1979 में मिली, पूरे देश में 1 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे। अब जो है तकरीबन 50 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके पास इतनी यूनिवर्सिटी में सीट्स हो रही है कि उसको कभी कभी पूरे करने में मुश्किल हो रही है। बहुत बड़ा एफर्ट है बाहर से स्टूडेंट्स बुलाना, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि लोकल पॉपुलेशन उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, उसमें सीट्स ओह, फुल नहीं हो पा रही है। तो कौन से कंट्री से आते जबकि हैं दूसरे लोग, दूसरी कंट्रीज से? किस बहुत किस सारे मुल्क से देशों आते से आते हैं, खास तौर पर जो यहाँ पड़ोसी देश हैं, इराक, अफगानिस्तान, इन दोनों से तो बहुत आते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरे देशों से भी आते हैं, खुद हमारे भारत से भी एक बड़ी तादाद, चंद हजार यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ ईरान में पढ़ते हैं, खास तौर पर मेडिसिन और इंजीनियरिंग, वही स्टेम की जो फील्ड्स हैं कि यहाँ पर क्योंकि उनकी रैंकिंग बहुत हाई है एक तो। दूसरी बात ये कि इंडिया में जो डोनेशन के जरिए जो सीटें हासिल होती है उससे कहीं कम खर्चे में दूसरे देश में आकर रहना, फीस देना, यहाँ हॉस्टल, खाने पीना सबकी फीस देना, वो भी सब मिला के कम हो जाता है इंडिया की जो डोनेशन की सीटें। और रैंकिंग भी वो इंडिया के कॉलेज से ज्यादा है, वर्ल्ड रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग उस कॉलेज की। तो वो इंडिया से हजारों की तादाद में यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अब तो खैर जंग की वजह से एक तादाद वापस चली गई, बात अब कई तो अभी भी रुके हुए हैं। रुके हुए? तो वो है, इंजीनियरिंग में है। जी। और एक और वजह ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी ज्यादा है दूसरे अक्सर देशों के मुकाबले में, तो उसकी वजह से भी पेरेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं कि यहाँ पर भेजें, क्योंकि उनको महसूस होता है कि अपने बच्चे को एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी पाई जाती है, राइट। क्राइम वगैरह बहुत कम होना वगैरह, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें, और ठीक। मैं कह रहा हूँ ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं थी, ये हमेशा से खुली हुई बातें थी। लेकिन क्योंकि हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और हमें तसव्वुर है कि हमें तो सब पता ही है, ईरान के बारे में तो पता है, तो कभी जरूरत नहीं महसूस होती कि थोड़ा सा सर्च करें इंटरनेट पर। टिकट लेकर कभी यहाँ आना तो खैर कभी भी कोई नहीं सोचता, लेकिन इतना ही कि सर्च करके पढ़ ले, ओरिजिनल कोई वीडियो देख ले, लगता है हमें तो सब पता ही होगा।